All right. Hi, everyone. Good morning. Just a minute. Yeah. Hi, Prashant. Hi, Krishna. Good morning, Sanyam. Just a minute. हाँ. All right. So कैसे चल रही है आप लोगों की एमटी की तैयारी? इस सैटरडे संडे ही है ना अभी तो? चलो बढ़िया है. ठीक है. अब आई थिंक आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग रहा होगा दैट एमटी की तैयारी पैरेलल में करनी पड़ती है. तीनों ट्रैक्स में, एज इन तीनों सब्जेक्ट में डबल डबल ट्रैक्स चलते हैं, तो उस केस में करंट को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. जैसे यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा आपका सिलेबस आगे चल रहा है एज पर व्हाट इज देयर इन एमटी. मैथ्स फिजिक्स में भी ऐसा ही है क्या? आई थिंक फिजिक्स में शायद आगे होगा. अच्छा, मैथ्स में भी आगे ही है. चलो गुड. ठीक है. सो एनीवेज आपके लिए आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड दैट रेगुलरली क्लासेस अटेंड करी होंगी आपने, वॉल्यूमेट्रिक की क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे जो अपन ने क्लासेस में करे, होमवर्क में दिए. ठीक है. ऐसे अदरवाइज आपका टच छूट जाएगा. ठीक है. आज भी मैं वॉल्यूमेट्री की कंटिन्यू करूंगा. ठीक है. बट इट विल बी मोर ऑन द लाइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग व्हाट वी हैव डन टिल येट. ठीक है. रिडॉक्स टाइट्रेशंस मुझे शुरू करना है. ठीक है. जैसे आपने इक्विवेलेंस, सॉरी, आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में एसिड बेस टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ा था. एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एंड उन रिएक्शंस का टाइट्रेशन हम लोगों ने देखा था कैसे वर्क करता है. वैसे ही जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इनके भी टाइट्रेशंस परफॉर्म करे जाते हैं. किस तरीके से करे जाते हैं, क्या कैलकुलेशंस रहती हैं, राइट. इसमें पीएच वगैरह का कैलकुलेशन नहीं रहता, इक्विवेलेंट्स का कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो वो रिडॉक्स टाइट्रेशन वाला जो पार्ट है वो मैं आपका एमटी के नेक्स्ट वीक में ही शुरू करूंगा. आई विल नॉट वांट टू स्टार्ट इट राइट अवे बिकॉज आई वुड नीड योर फोकस एंड अटेंशन फॉर दैट टॉपिक. ठीक है. यू कैन थिंक ऑफ इट कि अभी तक जो जो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर में कर रहे थे, दोज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स टुवर्ड्स solving questions of redox titrations. ठीक है. those are the questions which are most expected in your advanced examination. ठीक है. कई बार बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मतलब कई बार लक अच्छा होता है तो वॉल्यूमेट्रिक में से इजी क्वेश्चन आ गया एन फैक्टर निकालने के हिसाब से. ठीक है. बट अदरवाइज एक्सपेक्टेशन यही है दैट रिडॉक्स टाइट्रेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. मेंस के पर्सपेक्टिव से रिडॉक्स टाइट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मेंस में एक्चुअली रिडॉक्स टाइट्रेशन लाइक एनसीईआरटी में है नहीं. देयर इज नथिंग लाइक रिडॉक्स टाइट्रेशन वर्ड इन एनसीईआरटी. तो फिर मेंस में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो हैं इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने वाले, वही मेंस में पूछे जाएंगे. और वैसा आता भी है. मेंस का अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे भी सही, तो यू विल नॉट फाइंड ऐसे चैलेंजिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस. उसमें कई बार सिंपल एन फैक्टर निकालने का, या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, या फिर बैलेंस्ड कोएफिशिएंट निकालने का, या फिर मतलब जस्ट इक्विवेलेंट्स इक्वेट करके बेसिकली आंसर कर देने का क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. ऑलराइट. सो आज के डिस्कशन में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं ऑफ व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, आपके सामने है. यू नीड टू लाइक look at the elements, understand how they are changing their oxidation state, and then figure it out which n factor calculation scenario the example belongs to. And once you have figured that out, then give me the n factor. ठीक है. सबका n factor निकालो, as well as then like इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो भी आप बताना. ठीक है. मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ.
अभी भी हमारा ऐसे ही यू कैन से मिसलेनियस एन फैक्टर कैलकुलेशन चल रहा है। वैसे तो हमने मोस्टली पूरा कर ही लिया है, बट स्टिल इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेरियम का कितना रहेगा यहाँ पर? +2, मतलब MnO4 माइनस जो है वो परमैंगनेट आयन है, तो MnO4 माइनस में मैंगनीज +7 रहता है, ऑक्सीजन -2 रहता है, राइट? ओके। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो यहाँ पर पोटेशियम तो +1 रहेगा, अल्कली मेटल्स हमेशा +1 रहता है, ठीक है। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? नहीं कृष्णा, नहीं सर्वेश, आप देखो ना, ये जो K4 है, ये बेसिकली यहाँ पर 4K+ आयन है, एंड ये FeCN6 4- आयन है ना, राइट? एंड यू रिमेंबर Cn क्या रहता है? -1 आयन रहता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? -4 इज इक्वल टू x + 6 टाइम्स -1, है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह बनाकर लिख देता हूँ, ठीक है। कटायन अनायन आइडेंटिफाई करना देखो आपको आना चाहिए। ये बेरियम 2+ आयन था एंड MnO4- आयन है, यहाँ पर K+ आयन है एंड FeCN6 4- आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्स आयन में कैसा रहता था? x + 6 टाइम्स, साइनाइड तो -1 रहता है ना? ओवरऑल साइनाइड -1 रहता है, तो उससे आयरन कितना आ जाएगा? +2, है कि नहीं? अच्छा, अब साइनाइड के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन सोच के बताओ कितना रहेगा? ठीक है, मतलब विद इन साइनाइड आयन, यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? मतलब इफ यू लाइक थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर कार्बन? और इसका आप लो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, राइट? इस तरीके से आप लो स्ट्रक्चर बना सकते हो, राइट? सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख लो, या फिर अगर आपको दूसरा भी बनाना है तो दूसरा भी चलेगा, मतलब दूसरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख लो, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी लो स्ट्रक्चर दौड़ेगा, ठीक है। आंसर क्योंकि अलग नहीं आने वाला है। अगर आप ये पहले वाले लो स्ट्रक्चर के हिसाब से देख रहे हो, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन तीनों इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया, नाइट्रोजन के ऊपर -3 आ गया। और व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बट उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है ना, तो नेट कितना हो गया? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, है कि नहीं? अच्छा, ये वाला आप नोटिस करो, इस वाले में कैसा रहेगा? इस वाले में भी सेम थॉट प्रोसेस से जाएंगे हम लोग। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन ये जो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं खुद के और कार्बन के, अपनी तरफ खींच रहा है। बाकी ये जो डेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी वो खुद की तरफ ही खींच रहा है, बट वो एनीवेज उसी के इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अगर मैं एसेंशियली यहाँ पर देखूं कि कार्बन नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो कार्बन 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, क्योंकि शेयर तो कार्बन ने 2 ही इलेक्ट्रॉन करे। ये जो डेटिव बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे वो तो थे नाइट्रोजन के ही थे, स्टार्टिंग से नाइट्रोजन के थे, है कि नहीं? एंड यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिए और एक नेगेटिव चार्ज आया, तो ये -3 हो गया, राइट। तो आप किसी भी लो स्ट्रक्चर से देखो, +2 या -3 आ रहा है यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन +2 रखेंगे, नाइट्रोजन -3 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड पर कैसा रहेगा? राइट हैंड साइड पर तो आई थिंक सॉर्टेड है लाइफ। पोटेशियम +1 का +1, आयरन +3 हो गया। कार्बोनेट में कार्बन +4 और ऑक्सीजन -2 हो जाएगा। नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2, और ये मैंगनीज +2 स्टेट में आ रहा है, ठीक है। अब जरा बताओ मुझे क्या क्या एन फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी नो व्हाट एन फैक्टर इज कमिंग एंड हाउ कैन यू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको नोटिस करोगे जो ये पहला वाला है बेरियम परमैंगनेट, उसमें बेरियम के बारे में तो कुछ है ही नहीं, मतलब बेरियम एज इट इज ही रहेगा। ऑक्सीजन भी एज इट इज -2 का -2 में ही रह रहा है, राइट। तो और मैंगनीज जो है +7 से +2 जा रहा है। तो बेरियम परमैंगनेट कौन से एन फैक्टर सिनारियो में बिलोंग करता है? व्हाट इज द एन फैक्टर सिनारियो इन विच बेरियम परमैंगनेट बिलोंग्स टू? सिंपल वाला, राइट। सिर्फ एक मैंगनीज है जिसका ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हो रहा है। वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड K4FeCN6? ये किस सिनेरियो को बिलोंग कर रहा है? करेक्ट सर्वेश, करेक्ट ईशान, हाँ राइट कृष्णा। मिसलेनियस 2 वाला जो केस है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स एंड ऑल आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, यू कैन सी आयरन +3 जा रहा है,
कार्बन +2 से +4 जा रहा है, नाइट्रोजन -3 से +5 जा रहा है, राइट, ऑल ऑफ देम आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो अब इस केस में डेफिनेशन एप्लीकेबल होता था, ठीक है, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से एन फैक्टर प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये एन फैक्टर की कैलकुलेशंस? नो, अब आपको यहाँ पर एन फैक्टर कैलकुलेशंस आ गई हैं, ठीक है। मैं ये रब कर देता हूँ जो साइनाइड आयन वगैरह के ऊपर हमने देख लिए थे कैलकुलेशंस। तो बस इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है अब। क्या हो रहा है ये? अच्छा, इसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दो यहाँ पर, ठीक है। बेरियम पर मैंगनेट के केस में ध्यान रखना मैंगनीज के 2 एटम्स थे, ठीक है। डोंट फॉरगेट द सबस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये मत भूलना। कार्बन के यहाँ पर 6 एटम्स हैं, नाइट्रोजन के भी 6 एटम्स हैं, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस अब मैं इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट्स ऑफ BaMnO4 होल ट्वाइस is equal to equivalence of K4FeCN6, राइट। एन फैक्टर इनटू मोल्स जो कि हमें निकालने हैं, और यहाँ पर कितना मोल था इसका, 1 इंटू इसका एन फैक्टर 61। तो आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। इज दिस क्लियर? कैसे आया, समझ में आ रहा है ना ये? चलो ग्रेट, ठीक है। ऑल राइट, एक और क्विक प्रैक्टिस, फटाफट मैच द कॉलम करके बताओ।
चलो ऑलराइट, कैसे कैसा आ रहा है यहाँ पे, अब आप नोटिस करो ये CrI3 में आयोडीन -1 है और क्रोमियम +3 है. इट इज गोइंग टू क्रोमियम +6 एंड आयोडीन इज गोइंग टू +7. ठीक है राइट. तो यहाँ पर आपका ठीक है जो रिएक्टेंट है, ठीक है, दिस इज योर रिएक्टेंट राइट. एंड इन सब में what you are seeing is a case of miscellaneous 2, है ना. तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं n फैक्टर का कैलकुलेशन देखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, क्रोमियम +3 से +6 जा रहा है यानी कि 3 का चेंज एक एटम है, और आयोडीन -1 से +7 जा रहा है यानी कि 8 का चेंज और 3 एटम है राइट. तो ये 27 हो गया. तो ये B1 से मैप कर रहा है. ठीक है ग्रेट. देन FeSCN2 में आयरन +2 रहता है. अब SCN-, ठीक है, थायोसाइनाइड आयन जो है उसको अगर आप नोटिस करो SCN-, तो इसमें अब आप लाइक सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका ऐसा स्ट्रक्चर मान सकते हो. ठीक है, कोई और लोएस्ट स्ट्रक्चर मानोगे तब भी आंसर सेम ही आने वाला है. ठीक है, बट अभी के लिए कैसा कर लेते हैं, लेट्स थिंक दिस काइंड ऑफ अ लोएस्ट स्ट्रक्चर राइट. यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देखेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने कार्बन से खींच लिया और एक नेगेटिव चार्ज था तो -3 इस पे आ गया राइट. सल्फर एंड कार्बन में लेट्स, वैसे तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्लोज ही है, बट ठीक है हम लोग मान लेते हैं कार्बन का ज्यादा है. ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन सल्फर. तो इस केस में यहां से कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इधर 2 दे दिए थे, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा एंड सल्फर का -2. ठीक है, तो अब यहां से मैं अगर नोटिस कर रहा हूं सल्फर -2, कार्बन 0 और नाइट्रोजन -3, तो ये कहाँ कहाँ जा रहा है, आयरन +3 में चला जा रहा है, कार्बन +6 में, सॉरी सल्फर +6 में, कार्बन +4 में और नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 में. तो आपका n फैक्टर का कैलकुलेशन यहाँ पे कैसा आ रहा है, आयरन में 1 का चेंज, एक एटम है ना राइट. सल्फर में 8 का चेंज आ गया और 2 एटम्स है. व्हाट अबाउट कार्बन, कार्बन में 4 का चेंज आ गया, अगेन 2 एटम है. और नाइट्रोजन में 8 का चेंज आ गया, वापस से 2 एटम है. ठीक है, कितना हो गया है टोटल, 32 + 8 40, 40 + 1 41. नहीं, ये तो किसी आंसर से मैच ही नहीं कर रहा. नाइट्रोजन में, अच्छा ओ सॉरी सल्फर +2 है, माय बैड, मैंने भी गलत सोच लिया. हाँ, तो फिर सल्फर +2 से, सॉरी +2 से +6 जा रहा है यानी कि 4 का ही चेंज हुआ ना, करेक्ट. तो 4 × 2, तो 4 × 2 8 + 8 16, 16 + 16 32 + 1 33. तो ये आपका फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है. ठीक है, अच्छा अगर इसमें आप लोगों ने उल्टा भी मान लिया होता, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, आपने अगर सल्फर ज्यादा मान लिया होता तो भी आपका आंसर सेम ही आता. इट वुड हैव नॉट मेड अ डिफरेंस. आई थिंक सम ऑफ यू माइट हैव डन दैट. कोई है जिसने सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा मान लिया हो?
ठीक है, मतलब मैं मेरा सल्फर को सॉरी कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मारने का रीजन था कि ये ज्यादा sp हाइब्रिड है, मतलब इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, बट अगर आपने लेट से उल्टा भी मान लिया होता, आपने सल्फर को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लिया होता, तो भी आपका आंसर आ जाता, चिंताजनक बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया ये? अच्छा, देन बाकी दो फटाफट फटाफट देख लेते हैं। ये NH4SCN, तो इसमें आपको अगेन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अमोनियम आयन रहेगा ये। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन +1। देन SCN माइनस की सेम कहानी जो हमने अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करी, सल्फर +2, कार्बन 0 एंड नाइट्रोजन -3। राइट, ये किस में जा रहा है? सल्फर +6, कार्बन +4 एंड नाइट्रोजन +5 में। तो इसका n फैक्टर अगर हम देखेंगे, राइट, तो नाइट्रोजन -3 -3, तो 8 का चेंज आ रहा है नाइट्रोजन में। और कितने एटम्स है नाइट्रोजन के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में? 2 एटम्स हैं। ठीक है, सल्फर 4 का चेंज 1 एटम है, एंड कार्बन 4 का चेंज 1 एटम है। राइट, तो ये 24 यहाँ पे इसका इन फैक्टर आ जा रहा है। एंड लास्ट वाला, ये तो हम लोगों ने अभी लाइक ऊपर क्वेश्चन करा ही था, तो उसमें एन फैक्टर 61 आ जाता है, वो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देख ही लिया था। चलो ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा, कैसे निकालना है मिसलेनियस 2 वाले कैलकुलेशंस। ठीक है, थोड़ा सा और आपके लिए एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन नोटिस करना। ठीक है, ऑलराइट, ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? ये 0.95 है। ठीक है, 0.95, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं सी ऑप्शन, कुछ दे रहे हैं डी ऑप्शन। आपस में डिसाइड करो तुम लोग। सर्वेश एंड ईशान का टैग टीम है फॉर सी ऑप्शन, प्रशस्त और अमान का टैग टीम है फॉर डी ऑप्शन। तुम लोग WWE देखते हो क्या? ईशान देखता है, सर्वेश नेवर लाइक्ड इट, अमान पहले देखता था।
अच्छा अभी एनाइम पे चला गया है सर्विस। हाँ मतलब ठीक है, अलग अलग फेजेस आते हैं डब्ल्यू का। हाँ मतलब आई एम श्योर सब लड़कों का एक फेज तो रहा ही होता है जिसमें वो ऐसे वो कार्ड्स खरीद खरीद के कलेक्शन बनाते हैं, फिर उनसे खेलते भी हैं। बट यूएस में अलग लेवल का क्रेज है, मतलब इंडिया में तो फिर भी क्या है, आई थिंक थोड़ा कॉलेज वॉलेज लेवल पर आ जाते हैं लोग तो बहुत सबसाइड हो जाता है। यूएस में जब मैं ऐसे अब नोटिस करता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू का मैच देखने मतलब बड़े लोग आते हैं यार वहाँ पे, बच्चे तो फिर भी कम दिखते हैं। लोग बड़े होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पे एंजॉय करते हैं, मतलब बड़े मतलब काफी बड़े, 50 साल 60 साल के लोग भी आते हैं। अलग ही कंट्री है वहाँ पे। ये अमान बोल रहा है रूमर होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू फेक है। अमान रूमर नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू फेक ही होता है। वहां के लोगों को भी पता है, बट उनको स्टिल मजा आता है वो देखने में। वो मानते ही नहीं है, दे आर लाइक कि हम मानेंगे ही नहीं। जैसे इंडिया में लोग बोलते हैं ना आईपीएल के बारे में, आईपीएल फिक्स नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं, हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब है। हमें क्या मतलब किसने फिक्स करा है। बिग बॉस भी फिक्स होता है, उसमें क्या बोलना है क्या कहना है, सब चीज पहले से स्क्रिप्टेड होता है। बट जिसको मजा आ रहा है वो ये मान लेता है कि मेरे को तो मानना ही नहीं है ना, हो भी रहा होगा तो। फॉर मी इट इज सस्पेंस। यस यस, प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस। तुम लोग सॉल्व करो नहीं करो, मतलब बस 4 5 लोग हैं वो बेचारे सॉल्व करके आंसर देते हैं, ये बाकी लोग मतलब ऐसे जब टाइम पास बातें करनी होती है तो भर भर के चैट करने आ जाते हैं। आंसर दो तुम। इसमें व्हाट यू नीड टू डू इज स्टिक टू द बेसिक्स। ठीक है, दैट इज द लर्निंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग इन दिस क्वेश्चन। घबराने का नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा लिखा है Fe 0.950 इज गिविंग Fe2O3। अब अगर मैं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए बोलूंगा तो ऑक्सीजन -2 आयरन +3, राइट। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देख के आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है। इट इज द सेम थिंग ना, ऑक्सीजन का -2 है और ये आयरन का आपको निकालना है, राइट। तो आप कैसे निकालोगे, यू अप्लाई द सेम लॉजिक। ये इसका x मान लो और इसके कितने एटम्स हैं, 0.95 एटम्स है, और ऑक्सीजन का -2 है और उसका एक एटम है, सम इसका 0 होना चाहिए ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2/0.95। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया ना इस वाले आयरन का। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ही है ना, एवरेज वैल्यू, और हमें उससे मतलब है। हम लोग वही चीज पे फोकस करेंगे। हम लोग पहले भी इसी चीज के ऊपर फोकस करते आए हैं कि हमें तो एवरेज वैल्यू से काम चल जाएगा। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि एक्चुअली ये है क्या, हाउ कम दिस 0.950 थिंग कम्स। तो ये आप लोगों को एक चैप्टर रहेगा सॉलिड स्टेट, उसमें बताएंगे कि ये कैसा होता है। जैसे मतलब FeO का जो कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल थोड़ी ना होता है, वो तो लैटिस होता है ना, लैटिस या फिर क्रिस्टल बोलते हैं हम इसको। तो उसमें कैसा रहता है, मतलब FeO Fe, मतलब इस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, लाइक यहाँ पर O2- आयन्स है और Fe के +2 आयन्स रहते हैं। ठीक है, बट उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स कैसे आ जाते हैं कि मतलब ये होने सब के सब +2 Fe चाहिए थे,
ठीक है, सबके सब +2 Fe होने चाहिए थे, बट जो बड़ा सा क्रिस्टल है उसमें कई जगह पर कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। कैसा डिफेक्ट आ जाता है कि 3 Fe जो है Fe2+, उनमें क्या हुआ, 3 Fe2+ की जगह, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे 3 Fe2+ की जगह 2 Fe3+ आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी +3 और +3 और एक Fe गायब हो गया। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 Fe2+ की जगह 2 Fe3+ और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, होल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर जो रेशियो है आयरन टू ऑक्सीजन का वो 1:1 नहीं बचा, आयरन इनफैक्ट थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो जब हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द बैकग्राउंड। नहीं, नेचुरल आई को विजिबल नहीं होता है वो डिफेक्ट, बट उस डिफेक्ट की वजह से कलर आ जाता है कई बार, ऑल केसेस में तो नहीं, बट कई केसेस में कलर आ जाता है इन केस ऑफ दीज कंपाउंड्स। करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन एट हैंड, यहाँ पर आप लोग जैसे नोटिस कर रहे हो, ठीक है, वी स्टिक टू आवर बेसिक्स। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब अगर मुझे एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर ऑफ FeO, Fe 0.95O, ये कौन सा केस है? सिंपल ही केस है ना, ऑक्सीजन का तो कुछ हो नहीं रहा है, आयरन ही है जो कि चेंज हो रहा है। कहां से कहां चेंज हो रहा है? 2/0.95 से 3 जा रहा है, तो दिस इज द चेंज। एंड नेट चेंज कितना हो जाएगा? आई मल्टीप्लाई बाय द एटम्स। ठीक है, सो दिस इज द सेम डेफिनेशन, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 2.85 -2, दैट इज 0.85 आ गया आपका एन फैक्टर। तो आपका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? m/0.85। ठीक है, समझ में आया कैसे करा है वाला क्वेश्चन? ठीक है, ऑलराइट, थोड़ा सा और मेहनत करवाते हैं आपसे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एंड इसमें ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, छोटा सा ही रिएक्शन है, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करके फटाफट मुझे आगे के क्वेश्चंस पे बताओ क्या करना चाहिए। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, फटाफट देख लो, फिर बाकियों को भी कॉपी करा दूंगा मैं। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, समझ में आया ना? इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो, डाउट। ऑलराइट, ठीक, ये वाला क्वेश्चन करो।
ठीक है, सो यहाँ पर ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, मतलब एज इन पहला हो गया, उसका तो आपने सिंपल बैलेंसिंग कर लिया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। आई थिंक सबका ही आ गया होगा यहाँ पर। FeS2 plus O2 is giving Fe2O3 plus SO2, राइट। तो इसमें आप दो आयरन इधर हैं तो दो आयरन इधर रखोगे, ठीक है। फिर चार सल्फर इधर हो गए तो चार सल्फर इधर रखोगे। फिर ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 3 और इधर 8, तो ये 11/2 हो जाएगा। बट देन इफ यू वर टू कन्वर्ट दिस बैक टू होल नंबर्स, तो आप यहाँ पर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा। देन आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन के लिए शायद आपको मेरी तरफ से एक हिंट की जरूरत पड़े। आयरन जो है वो +2 स्टेट में रहता है, ठीक है। आयरन जो है वो +2 स्टेट में रहता है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर +3 में है। चलो इतना हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा सा आप और सोचो। फिफ्थ वाले का देखो, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आंसर है ही नहीं एक्चुअली। फिफ्थ वाले में, फोर्थ वाले में चलो मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। यहाँ पर बाय नोइंग दैट Fe+2 आयन है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये दिस इज लाइक परऑक्साइड जैसे आयन होता है, वैसे ये पर सल्फाइड आयन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये S2 माइनस आयन है, ठीक है। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो -1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2 है, राइट। यहाँ पर सल्फर +4 है और ऑक्सीजन -2 है, राइट। सो इफ आई आस्क यू अबाउट द n फैक्टर कैलकुलेशन ऑफ FeS2, तो ये कौन से केस में आ रहा है? दिस इज मिसलेनियस 2, है ना। मिसलेनियस 2 आ रहा है,
तो यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा, मतलब हमारी डेफिनेशन एप्लीकेबल है, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो आयरन में चेंज आ रहा है 1 का और उसका 1 एटम है, सल्फर में चेंज आ रहा है 5 का और उसके 2 एटम्स है, तो इसका n फैक्टर आपका 11 आ गया, राइट। यानी कि ये फोर्थ में डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, राइट। मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू गेट द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ वन। अच्छा, व्हाट अबाउट फिफ्थ वन? ठीक है, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसमें आपसे SO2 के बारे में पूछा है, ठीक है। अब यहां पर what is it that you would have thought of, which scenario does it belong to? ऑक्सीजन का भी तो चेंज हो रहा है राजा यहाँ पर, सल्फर -1 से +4 आ रहा है, सल्फर अंडरगोज ऑक्सीडेशन, है ना, -1 से +4 आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन, 0 से -2 जा रहा है ना ये, तो ये कौन सा सिनेरियो हो रहा है? जाओ जाओ नोट्स देखो एक बार, टटोलो, पिछली क्लास में क्या करा था, क्या देखा था, ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ देखा था? ईशान और सर्वेश कह रहे हैं कि सर ये तो मिसलेनियस केस 5 हो गया, लाइक आपने पढ़ा था मिसलेनियस केस 5, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? अच्छा, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स आपने इसको पुट करा, बट ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बट मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देता हूँ, सेइंग नॉट रियली, और यू कैन से नॉट एग्जैक्टली, because oxygen is part of another molecule, that is Fe2O3। आप नोटिस कर रहे हो ऑक्सीजन यहां पर भी है ना, जो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स आपने पढ़ा था, ठीक है, जो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, यस वी सेड दिस, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, बट वो ऑक्सीडाइज होने पर लाइक एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज में प्रेजेंट हो रहा था, या रिड्यूस होने पर भी एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज में प्रेजेंट हो रहा था। यहां पर देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट टू इट, ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द केस, नॉट एग्जैक्टली हाउ वी डिड इट इन आवर नोट्स, ठीक है। एंड ये चीज सेंसिटिव है, मतलब ये चीज इसलिए सेंसिटिव है, इसीलिए मैंने आपको सिलेक्टिव मिसलेनियस केसेस करवाए हैं, उनको ध्यान से नोटिस करना। अदरवाइज डू यू थिंक एन फैक्टर कैलकुलेशन सिनेरियोस का लाइक कोई लिमिट है? कुछ भी हो सकता है ना, मतलब मैं बोल दूं कि ये मेरा कंपाउंड है XYZ,
और ये जा रहा है मतलब किसी लाइक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, मतलब कुछ में भी जा रहा है। मतलब इसमें मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एक्स जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, ठीक है, और वो ऑक्सीडेशन होकर दो अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है। वाई का रिडक्शन हो रहा है, राइट, वो तीन अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है, ठीक है। जेड जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। मैं कुछ भी बना दूं ना, आई होप ऐसा रिएक्शन होता नहीं हो रियलिटी में। होता होगा तो इट वुड बी अ मिरेकल टू फाइंड सच रिएक्शंस, मतलब इट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग reaction to observe and see. But hypothetically, I can create any such scenario and then ask you कि इसका n factor बताओ क्या होगा। तो हम तो मतलब क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इवन एनी मिसलेनियस थिंग दैट वी हैव स्टडीड। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ आपके सामने, दिस इज नॉट रियली अ मिसलेनियस थिंग जो हमने स्टडी किया है, एग्जैक्टली ये मैच नहीं कर रहा जो हमने पढ़ा है उससे। तो अब व्हाट शुड आई फॉल बैक अपॉन, इज देयर समथिंग दैट आई हैव टॉट यू टू फॉल बैक अपॉन? What is that basic that we should now fall back upon? नहीं 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 नहीं, not net change. You remember mole concept and equivalence concept को यूज करते हैं अपन लोग। हाँ सर्वेश। सो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट डज दिस वुड मीन यूज, क्योंकि बैलेंसिंग तो हमने कर ही लिया है। यूज मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट टुगेदर, राइट। एज पर मोल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। अब कोई सा भी ले लो, मतलब जैसे मोल्स ऑफ, कितना था ये, क्या था रिएक्शन, FeS2, मोल्स ऑफ FeS2 अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है, अपॉन उसका कोफिशिएंट है 2, नहीं सॉरी 4, अपॉन 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन उसका कोफिशिएंट हो गया 11 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe2O3 अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है 2 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2 अपॉन उसका कोफिशिएंट है 8, राइट। एंड यहाँ पे नोटिस करना मोल्स ऑफ FeS2 क्या हो जाएंगे, will be equal to equivalents of FeS2 upon उसका n factor, n factor कितना निकाला था अपन ने FeS2 का, as per miscellaneous 2 ये n factor कितना आया था 11। अच्छा, चाहिए तो अब आप वैसे तो FeS2 यूज कर सकते हो, बट आपको अगर O2 भी यूज करना है तो भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 अपॉन इसका n फैक्टर, राइट। व्हाट डू यू थिंक O2 का n फैक्टर इज, ठीक है। O2 का O2 किस केस को बिलोंग कर रहा है, सिंपल बोल सकते हो लाइक ऑक्सीजन यहाँ से -2 में ही जा रहा है, 0 से -2 में ही जा रहा है, बस सभी जगह -2 में ही जा रहा है, ठीक है। तो आई कैन यहाँ पर से O2 इज सिंपल, कितना n फैक्टर बन रहा है 2 × 2, दो का चेंज है और दो एटम है, राइट, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर अब आप बता सकते हो, ठीक है, 10 सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है,
ये तो हमें पता ही था ना, सब्स्टिट्यूटिंग दीज इन, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ FeS2 अपॉन 11 इंटू इसका कोफिशिएंट था 4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ O2 अपॉन इसका एन फैक्टर कितना था 4 और कोफिशिएंट था 11 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Fe2O3 अपॉन इसका एन फैक्टर और इसका कोफिशिएंट 2। ठीक है, इसका एन फैक्टर को मैं N1 बोल देता हूँ, इक्विवेलेंस ऑफ SO2 राइट अपॉन इसका एन फैक्टर N2 बोल देते हैं और इसका कोफिशिएंट कितना है 8, है ना, यूजिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट मैं ये सारे इक्विवेलेंट्स कैंसिल आउट कर देता हूँ, है कि नहीं, कर सकता हूँ ना। ठीक है, फोर्स फिटिंग हो रही है बेसिकली इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर मेरा N1 कितना आ जाएगा 11/2 एंड N2 कितना आ जाएगा 11/2। नहीं, एक सेकंड, उल्टा हो गया, N1 कितना आ रहा है 22 और ये 11/2, दैट इज 5.5। ठीक है, ये मेरा आंसर था ना, ये पूछा जा रहा है मुझसे, तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो ये कोई सा भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, बट दिस इज व्हाट योर करेक्ट आंसर वुड बी। समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ, आप लोग आराम से देख कर समझ के अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट वी आर फॉलोइंग बैक अपॉन, व्हाट इज आवर बेसिक। इन केस, वैसे तो देखो 99% आपके क्वेश्चंस शुड गेट कवर्ड इन द मिसलेनियस सिनेरियोज दैट आई हैव टॉट यू। ठीक है, उसी में आपके 99% 99.9% चांस है कि आपका क्वेश्चन उन्हीं सिनेरियोज में से किसी में से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बट कल को लेट्स से इफ समथिंग डिफिकल्ट और डिफरेंट हैपेंस कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ये यूज करोगे, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से पहले इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, कोफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे, एंड फिर कोई एक पकड़ लेना स्पीशीज रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में जो कि हमारे नोन सिनेरियोज को बिलोंग करता हो, सिंपल को या मिसलेनियस 1 2 3 4 में किसी को बिलोंग करता हो, उसका आप एन फैक्टर निकाल लेना, और फिर ये मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट एंड इक्विवेलेंस इक्वल टू इक्विवेलेंस यूज करके उस अननोन स्पीशीज का एन फैक्टर निकाल लेना। ठीक है, अच्छा थोड़ा ऊपर से दिखाऊं, चलो ठीक है, यहाँ पे से लिख लो।
ऑलराइट, देख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, समझ लिया? ये वाला पार्ट लिखना है, ये वाला पार्ट भी लिख लो। ठीक है, हाँ बोलो सर्वेश, नहीं लिखा क्या? अच्छा, क्वेश्चन देखना तुमको, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर ये आई थिंक तुमने लिख लिया होगा, लिख लिया ना सबने, आगे बढ़े। ऑलराइट, चलो ये वाला नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, एक छोटा सा डेफिनेशन है, आई थिंक यूजफुल है, अपने अभी 15-20 मिनट के जो लेक्चर का टाइम बचा हुआ है उसमें ये फिट हो जाएगा। तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हुई हैं, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हुई हैं? कैन यू नेम सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दैट वी हैव स्टडीड? मोलारिटी, मोलालिटी, राइट, परसेंटेज, स्ट्रेंथ, राइट, एंड इस चैप्टर में हम लोगों ने नॉर्मेलिटी भी देख लिया था, राइट। सो गुड, वो सब टर्म्स आप यहाँ पे ध्यान में रखना, मोल फ्रैक्शन वगैरह वो सब भी रहता ही है। अब हम लोग एक थोड़ा सा स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर H2O2 सोल्यूशन। ठीक है, किसी और के लिए नहीं यूज करते हैं इसको, जस्ट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। एंड इसका रिलेशनशिप देख लेना, पहले मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी तो सबको आता है, ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। उसको अगर आप 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल जाता है। ठीक है, अब ये कैसे डिस्क्राइब करा जाता है, कैसे डिफाइन करा जाता है, ठीक है, वो आप नोटिस करना। ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ इज इट डिस्क्राइब्ड। इसका इंपॉर्टेंस बेसिकली मैं इसकी डेफिनेशन के साथ में समझा देता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज द वॉल्यूम इन लीटर्स at NTP of O2 gas liberated by 1 liter of the solution upon self decomposition. What is the self decomposition reaction? H2O2 giving H2O liquid plus O2 gas. ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ये केमिकल है, जो ये सब्सटेंस है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है, मैनी यूज। नाउ वन ऑफ द थिंग्स इज a very common use is that this solution, H2O2 solution, it is used for giving oxygen.
ठीक है, ऑक्सीजन गैस इससे जो निकलता है वो यूज आता है, ठीक है, काफी जगह यूज आता है, ठीक है। अब नोटिस करना, जब H2O2 सोल्यूशन लाइक मार्केट में बेच रहे होते हैं, तो बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट ये है कि ये H2O2 सोल्यूशन से कितना ऑक्सीजन निकलेगा। तो उसकी जो लेबलिंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि अगर आप 1 लीटर की बॉटल लेके जाओगे, ठीक है, तो उसके ऊपर लिख देंगे, मतलब इस तरीके से, जैसे मान लो ये ऐसे बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर लेबल लिखा हुआ है 10V H2O2 सोल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 1 लीटर की बॉटल लेके जाओगे तो उसमें से 10 लीटर O2 गैस निकलेगा, ठीक है, आप 10 लीटर O2 गैस आपको मिल सकता है अंडर NTP कंडीशंस, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ मार्केटिंग थिंग, और यू कैन से इट इज मोर सिंप्लीफिकेशन डन फॉर पीपल who don't want to get into the details of molarity, molality, उनको उस सबसे मतलब नहीं है ना। मतलब मान लो किसी ब्लीचिंग पर्पस के लिए, ठीक है, या मेडिकल पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए लाइक H2O2 यूज हो रहा है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट है कि उससे कितना ऑक्सीजन गैस निकलना चाहिए, तो उनको नहीं मतलब है ना मोलारिटी मोलालिटी से। आप इस पर लिख के दोगे कि यू नो ये दिस थिंग इज लाइक सी मोलर, तो बोलेंगे ये मोलर फोलर क्या होता है, आई डोंट केयर, तो मुझे इतना बताओ कि मुझे इतना लीटर ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए कितना खरीदूं मैं। तो that simplification that they do is in the following manner, that they have come up with this term called as volume strength, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पर ऐसे 10V लिखा हुआ है, मतलब आप 1 लीटर का बॉटल लेके जाओगे इस सोल्यूशन का, तो उससे आपको 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द लाइक बैकग्राउंड बिहाइंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। अब क्योंकि हमें मोलारिटी मोलालिटी ये सब समझ में आता है, तो वी कैन रिलेट, ठीक है, वी कैन रिलेट बैक टू how this volume strength, ठीक है, is relating to दिस मोलारिटी का डेफिनेशन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आप नोटिस करना। अगर मैंने H2O2 का मान लो C मोलर सोल्यूशन लिया, ठीक है, मोलारिटी मान लो C है, और 1 लीटर सोल्यूशन लिया उसका, यानी कि कितने मोल्स हो गए, C मोल्स हो गए, और डिकम्पोजिशन होने पर O2 के कितने मोल्स आ जाएंगे, C/2, ठीक है, कोफिशिएंट हाफ है इसका। तो मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा एट NTP, मोल्स इंटू 22.4, एंड इसको मुझे बोला जा रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलना है कि कितना लीटर ऑक्सीजन निकल रहा है, राइट। तो मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया ना, मोलारिटी इंटू 11.2। ये डेरिवेशन समझ में आया बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन, ठीक है, लिख लो।
ठीक है, लिखा है। हाँ, नहीं बस वी बोल देते हैं आगे। वी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो यूनिट है, वो बस वी, ऐसे वी करके बोल देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब वी या वॉल ऐसे करके बोल देते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसमें लाइक कई बार ऐसे सिर्फ नंबर लिखा जाता है, ठीक है। कई बार ऐसे वी वी या फिर ऐसे वॉल भी लिख के दे देंगे, ऐसे वॉल। तो ठीक है, वो मतलब जस्ट उसी टर्म्स में है। ठीक है, एज सच देखा जाए तो यूनिट है नहीं, या यूनिट मतलब लीटर ही मान लो आप एक तरीके से, बिकॉज द डेफिनेशन सेज दैट कितना लीटर, ठीक है, लीटर या मिली लीटर में भी बोल सकते हो कई बार, कितना लीटर O2 गैस लिबरेट हो रहा है बाय 1 लीटर ऑफ दैट सोल्यूशन। नहीं नहीं, यूनिट कन्वर्जन पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। राइट, तो कैसा आ रहा है ये वाला क्वेश्चन का आंसर? राइट, रिएक्शन तो आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये नहीं पता होगा कि H2O2 जो है वो I माइनस को ऑक्सीडाइज हो रहा है तो खुद रिड्यूस होकर H2O में जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपसे एक्सपेक्टेड नॉलेज था, अगर नहीं पता है तो मैंने हेल्प कर दी आपकी, कम से कम आप कैलकुलेशन तो कर लो। ठीक है, अदरवाइज ये एक्सपेक्टेड नॉलेज था आपसे।
ऑलराइट, सो यहाँ पर आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आई थिंक डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को भी आ रहा है डी ऑप्शन आंसर? हाँ, सर्वेश ईशान करेक्ट, आपका आंसर सही है। ठीक है, अलग अलग तरीके से लिख सकते हो ना इक्विवेलेंट्स, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, एंड यहाँ पर मोल्स इनटू एन फैक्टर। अच्छा, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये यूनिट्स का ध्यान रखना कि कई बार बच्चे गड़बड़े वॉल्यूम करके 100 ml लिख देंगे, बस लीटर में लिखना, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट चाहिए। यहाँ राइट हैंड साइड पे भी इक्विवेलेंट्स है ना, मोल्स इनटू एन फैक्टर। अगर आप यहाँ पे 1000 नहीं यूज करोगे तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पर मिली इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हो, क्योंकि आपने वॉल्यूम एमएल में यूज कर लिया। ठीक है, वो भी एक केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है ये? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो। रिएक्शन आपसे एक्सपेक्टेड है। इस वाले क्वेश्चन का क्या आ रहा है आंसर? right. 100 ml सोल्यूशन था, ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सी मोलर रहने दी, उसको डाइल्यूट कर दिया टू 400 ml, तो वॉल्यूम अगर 4 टाइम्स होगी तो कॉन्सेंट्रेशन 1/4 हो जाएगी। ठीक है, एंड उसका 20 ml सोल्यूशन इज रिएक्टेड विद KMnO4, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देना। ये रिएक्शन आपसे एक्सपेक्टेड है, राइट? H2O2 ऑक्सीडाइज होके O2 बन जाता है ना,
Mn +7 से +2 चला जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, -1 से ये 0 में चला जाएगा। एन फैक्टर आपको समझ में आ जाएगा, इसका 2 होगा, राइट। एंड यहाँ पर अब आप इक्विवेलेंट्स इक्वल टू इक्विवेलेंट्स कर दोगे, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो इसका वॉल्यूम 20 ml यहाँ पे है जो हम यूज कर रहे हैं, तो इससे आपको C मिल जाएगा और C से फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, हाँ, मतलब ठीक है, ये एक वैलिड क्वेश्चन है ईशान का। सर, हाउ वुड वी नो इज इट एन एसिडिक मीडियम क्वेश्चन या बेसिक मीडियम क्वेश्चन? तो ईशान, KMnO4 के साथ में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में वैसे तो मेंशन करते हैं, ठीक है, बट इन केस मेंशन करना भूल गए या नहीं करा, ठीक है, देन आप जस्ट मान के चलो कि एसिडिक मीडियम में ही है, ठीक है, कंसिडर इट टू बी पार्ट ऑफ एसिडिक मीडियम ओनली। चलो ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशंस बिगिन कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेजर टेस्ट। ठीक है, आराम से इस टेस्ट के पहले 1-2 पेपर प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आपको एक वापस से ग्रूव में आ जाओ कि हाँ, टाइम्ड मैनर में प्रैक्टिस कैसा रहती है। बाकी तो यस, आई होप यू हैव बीन इन टच विद योर recent टॉपिक्स, ठीक है, जनरली उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस। किसी को और कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है बिफोर आई क्लोज? नहीं, KMnO4 का ऑक्सीजन नहीं रिएक्ट करता है, वो स्पेक्टेटर रहता है। हाँ, मतलब आपने सही ऑब्जर्वेशन देखा है यहाँ पे, ठीक है, एक वैलिड ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे प्रशस्त का। सर, ये KMnO4 का जो ऑक्सीजन है वो भी क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, आपका क्वेश्चन एकदम सही है इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस, बट एक्चुअली ये स्पेक्टेटर ही रहता है, ठीक है, दिस इज स्पेक्टेटर ओनली। ये यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उन्हीं में चला जाता है, ये बस वाटर में या फिर कोई भी ऑक्साइड वॉक्साइड बन रहा होगा उसी में चला जाएगा, मतलब दैट विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन।